सुल्तान नगर में पहाड़ी के भीतर दस्तावेज ढूंढने निकली सुकन्या झील में तैरते हुए गड्ढे तक जा पहुंची थी। लेकिन उस गड्ढे को बंद कर दिया गया, जिस कारण सुकन्या को सांस लेने के लिए वापस झील की सतह तक जाना था। सुकन्या को एक पल को लगा कि शायद आज ये झील ही उसकी समाधि बन जाएगी, लेकिन तभी उसे आचार्य चाणक्य की वो बात याद आने लगी जब वो एक बार युद्धाभ्यास के समय थक कर अपने हथियार डालने वाली थी। उस समय चाणक्य ने उससे कहा था, पुत्री, अगर रणभूमि में घोड़ा थक जाता है तो उसका सवार उसी समय आधा युद्ध हार चुका होता है। जिस पल तुम्हें लगे कि तुम सब कुछ हार चुकी हो या खत्म हो चुकी हो, तो याद रखना वही समय होता है थोड़ी सी हिम्मत जुटा के आगे बढ़ने का, क्योंकि उस पल के बाद जो होता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता। उनकी बात याद आते ही सुकन्या मन ही मन बोली, मैं तो आचार्य चाणक्य के उस घोड़े की तरह हूं जिसने अगर हार मान ली तो उसका लक्ष्य बाधित हो सकता है। मैं आचार्य को हारने नहीं दे सकती, मुझे स्वयं पर विश्वास करना ही होगा। उसने एक बार फिर अपने मनोबल को मजबूत किया और पूरी शक्ति के साथ हाथ पांव चलाने लगी और थोड़ी ही देर बाद वो गुफा से बाहर निकल चुकी थी। झील की सतह पर पहुंचते ही उसने जैसे ही अपना सर पानी से ऊपर किया, उसे लगा जैसे उसके प्राण वापस आ गए हों। वो जोर जोर से सांस लेने लगी थी। उसे अब बंद गड्ढे का रहस्य समझ आने लगा था। उसने मन ही मन कहा, गड्ढे का मुख बंद कर दिया गया है, इसका अर्थ यही है कि सेनापति भद्रक को सत्य ज्ञात हो चुका है। अब मुझे आगे की चाल सावधानी पूर्वक चलनी होगी। इस रास्ते के बंद हो जाने से सुकन्या निराश थी, लेकिन अब उसे कोई दूसरा रास्ता तलाशना था। दूसरे उपाय के बारे में सोचते हुए सुकन्या झील से बाहर निकली और शिविर की तरफ बढ़ चली। वो कुछ ही कदम आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसे अपनी ओर तेजी से बढ़ रहे पदचापों की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर सुकन्या के होश उड़ गए। वो अपने बचाव में कुछ करती उससे पहले ही किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा और पहाड़ी की तरफ खींच लिया। अचानक किसी के द्वारा खींचे जाने से सुकन्या घबरा गई। अपने बचाव के लिए उसका हाथ स्वतः ही अपनी कटार पे चला गया। तभी उसे खींचने वाले व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, मुझे बचा लो। उसकी बात सुनकर सुकन्या ने हैरानी से पलटकर उस व्यक्ति की तरफ देखा। उसे देखते ही वो पहचान गई कि यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसके कक्ष में रहने वाली सैनिक का मित्र है। सुकन्या उसे वहां देख हैरान थी। उसने हैरानी भरे स्वर में कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? वो पुरुष बोला, मैं यहां किसी से मिलने आया था, लेकिन अब मैं फंस चुका हूं, बचा लो मुझे। शिविर के सैनिक मुझे तलाशते हुए इधर ही आ रहे हैं। सुकन्या ने झांक कर देखा कि शिविर के सैनिक उसी ओर बढ़ रहे थे और वहां से बच निकलने का अब और कोई रास्ता भी नहीं था। सुकन्या के वस्त्र अभी भी गीले थे। यदि वो सैनिकों के सामने आती तो उस पर आसानी से संदेह किया जा सकता था, पर तभी सुकन्या के दिमाग में एक युक्ति आई और उसने अपने कटार उस लड़के को पकड़ाते हुए उसे कुछ समझाया। थोड़ी देर बाद ही जैसे ही उस लड़के को खोज रहे सैनिक वहां पहुंचे तो झील के पानी में हल्की हलचल हुई। आवाज सुन सारे सैनिक उस तरफ मुड़े। उन्होंने देखा कि वो लड़का झील के पानी में सुकन्या की गर्दन पे कटार रखे खड़ा है। सुकन्या को खतरे में देख सभी स्त्री सैनिकों ने तलवारें निकाल ली, लेकिन उस लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, रुको, कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। तुम लोगों का एक और कदम इस लड़की का काम तमाम कर सकता है। तभी एक मुख्य सैनिक चीखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे हाथों से बचकर निकल जाओगे? कभी नहीं, तुम नहीं बच सकते। तुमने हमारे शिविर की औरतों पर गंदी नजर डाली है, सेनापति तुम्हारी आंख नोच डालेंगे। तो लड़का चिल्लाता हुआ बोला, मेरी आंखों को छोड़ो, फिलहाल तुम इस लड़की की गर्दन की चिंता करो। मुख्य सैनिक बोली, छोड़ दो उसे। वो लड़का भी कड़क स्वर में बोला, छोड़ दूंगा, बस तुम लोग अपने अपने हथियार झील में डाल दो और मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना यह लड़की नहीं बचेगी। उस लड़के की धमकी सुनकर वहां आई स्त्री सैनिक क्रोध में उसकी ओर बढ़ी कि तभी उस लड़के ने सुकन्या के गले में कटार का दबाव बढ़ा दिया, जिस कारण उसके गले की ऊपर की त्वचा कट गई और उससे रक्त बहने लगा। जब स्त्री सैनिकों ने यह देखा तो अपने कदम पीछे ले लिए और फिर एक नजर एक दूसरे को देखा। उन्हें पता था कि शिविर के पास ही यदि वो अपनी ही महिला सैनिक की रक्षा नहीं कर पाए तो सेनापति उन सभी की खाल खींच देंगे। सुकन्या की रक्षा के लिए उन सभी ने तुरंत अपने अपने हथियार झील के पानी में फेंक दिए। ये देख वो लड़का धीरे से सुकन्या को लेकर झील से बाहर निकला और सुकन्या को तेजी से उनकी तरफ धकेल खुद जंगल की तरफ भाग निकला। कुछ स्त्री सैनिक उसके पीछे भागी भी, लेकिन वो उनके हाथ नहीं लग पाया।
जहां एक और सुकन्या ने अपनी सूझबूझ से उस लड़के की जान बचा ली थी, वहीं दूसरी ओर मगध में चंद्रगुप्त के किए हुए कृत्य की सजा किसी और को मिलने वाली थी। राजमहल के मुख्य कार्यालय में अमात्य और राजकुमार बब्बत आमने सामने चुपचाप बैठे हुए थे। कार्यालय की खामोशी जैसे दोनों को काट रही थी। थोड़ी ही देर में सेनापति भुजंग ने वहां प्रवेश किया और अमात्य का अभिवादन करते हुए बोले, महामंत्री जी, आपने मुझे अचानक बुलवाया, कोई विशेष कार्य? अमात्य गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए बोले, हाँ, हमें आपसे एक विशेष मंत्रणा करनी थी। हमें लगता है कि आपके सैनिक और आपकी तलवार की धार अब कुंद पड़ चुकी है, या शायद अब आप मगध की रक्षा का दायित्व अपने कंधों पे नहीं लेना चाहते। यह सुनते ही भुजंग के चेहरे का रंग उतर गया। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, महामंत्री जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमसे कोई भूल हुई है? अमात्य गुस्से में खड़े हुए और उनकी तरफ उंगली दिखाते हुए बोले, भूल नहीं, चूक हुई है आपसे। क्या आपको ज्ञात है कि राजकुमार बब्बत के गले की माला चोरी हो गई है, वो भी तब जब वो अपने कक्ष में सो रहे थे? भुजंग हैरान होकर बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कक्ष के बाहर सैनिकों का कड़ा पहरा कर दिया था। अमात्य बोले, परंतु ऐसा हुआ है सेनापति भुजंग। उस तुच्छ गुलाम मन्ना देव का पुत्र आपके सैनिक की आंखों के सामने से युवराज के गले से बहुमूल्य मोतियों की माला चुरा ले गया और आपके सैनिक ऊँघते रह गए। क्या आपके पास इस बात का कोई जवाब है? यह सुनते ही भुजंग की त्योरियां चढ़ गई। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो बोले, महामंत्री जी, मैं स्वयं इस मामले की जांच करूंगा और चंद्रगुप्त को अवश्य ढूंढ निकालूंगा। यह मेरा वचन है आपसे। तभी उस कक्ष में एक सैनिक ने प्रवेश किया और कहा, अमात्य, आपके लिए एक सूचना लाया हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। अमात्य बोले, कहो। उस सैनिक ने कहा, महामंत्री जी, मैंने दासी मुरा को आज सुबह देखा था। वो उसी दिशा से आ रही थी जिधर राजकुमार और आपका कक्ष है। उसके हाथ में कुछ था जिसे उसने साड़ी के अंदर छिपा रखा था। मुझे लगता है वो अवश्य ही चोरी की माला रही होगी। ये सुनते ही अमात्य मन ही मन सोचने लगे, दासी मुरा सुबह सुबह वहां क्या करने आई थी? कहीं उसे मन्ना देव के हमारे गुप्त कक्ष में बंधे होने का रहस्य तो पता नहीं चल गया। यह सोच अमात्य के चेहरे पे चिंता के बादल छा गए थे। उन्होंने सैनिक की बातें सुनने के बाद उसे जाने का इशारा किया और बब्बत की तरफ देखकर बोले, मेरा एक सुझाव है, हमें चोरी का सारा इल्जाम मुरा पर डाल देना चाहिए, वो एकदम उपयुक्त होगा। बब्बत आश्चर्यचकित होकर बोला, परंतु चोरी तो चंद्रगुप्त ने की है महामंत्री जी। हमारे लिए चंद्रगुप्त को फंसाने का ये एक अच्छा अवसर है। तो फिर हम मुरा पर इसका इल्जाम डालकर क्यों इस अवसर को हाथ से जाने दे? अमात्य समझाते हुए बोले, राजकुमार, आप और हम जानते हैं कि चोरी चंद्रगुप्त ने की है, परंतु हमारे पास इसका सबूत नहीं है। लेकिन मुरा के खिलाफ हमारे पास गवाह भी है और हम अगर उसे फंसाते हैं तो किसी निर्दोष को फंसता देख चंद्रगुप्त अवश्य आएगा उसे बचाने। तुमने कहा था ना कि चंद्रगुप्त की कमजोरी यही है कि वो लोगों को दर्द में नहीं देख सकता। हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। बब्बत भी उसकी बात से सहमत होता हुआ बोला, और हमें चंद्रगुप्त को पकड़ने का अच्छा अवसर मिल जाएगा। वो स्वयं हमारे जाल में आ फंसेगा। बब्बत की बात सुन अमात्य के चेहरे पर अब एक कुटिल मुस्कान थी, क्योंकि उनके दिमाग में जन्मे इस नए षड्यंत्र में अब बब्बत भी उनका साथी था। एक और जहां मुरा के विरुद्ध अमात्य एक नया षड्यंत्र रचने जा रहे थे, वहीं आचार्य चाणक्य भी गुप्तचर और उसके मुखिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए सही अवसर तलाश रहे थे। गांधार की ओर बढ़ते हुए गुप्तचर, उसका मुखिया अपने कुछ साथियों और बंदी बने आचार्य चाणक्य के साथ घने जंगलों के बीच से होकर गुजर रहे थे। यज्ञदत्त और उसके आदमियों से बचने के लिए उनके मुखिया ने इस रास्ते का चुनाव किया था। आचार्य चाणक्य के दोनों हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे और मुंह को भी कपड़े से बंद किया गया था। वो धीरे धीरे सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी चाणक्य की दृष्टि रास्ते के अगल बगल में उभरी हुई मिट्टी पर पड़ी, जिस पर उखड़ी हुई घास पड़ी थी। चाणक्य जैसे जैसे आगे बढ़े, उन्हें उसी प्रकार की जगह जगह पर उभरी हुई ढीली मिट्टी एक निश्चित अंतराल पर दिखाई दी।
ये देख उन्होंने मन ही मन कहा, इस जगह पर अवश्य ही शव दफनाए गए हैं, लेकिन ये शव किसके होंगे और ऐसा कौन कर सकता है? अवश्य ही ये डकैतों का कार्य होगा। इतने बियाबान और घने जंगलों में उन शवों को दफनाना इसी बात का संकेत था कि वो क्षेत्र डकैतों के अधिकार क्षेत्र में आता था और डकैत वहां भूले भटके गुजरने वाले राहगीरों को लूटकर और उन्हें मारकर वहीं दफना देते होंगे। उस जगह का अच्छे से मुआयना कर चाणक्य मन ही मन बोले, ये पूरा जंगल डकैतों के अधिकार में है। यदि डकैतों ने हमारे काफिले पे हमला किया तो यकीनन ये लोग उनसे लड़ नहीं पाएंगे और डकैत इनकी बात सुने बिना एक ही बार में इन सबका काम तमाम कर देंगे। चाणक्य ने एक नजर गुप्तचर और उसके मुखिया की ओर देखा, जो बिना किसी भय के बस आगे आगे चल रहे थे। वहीं चाणक्य के अचानक रुक जाने से उनके पीछे चल रहे गुप्तचर के साथी उन्हें धक्का देते हुए आगे बढ़ने के लिए कहने लगे। चाणक्य ने मन ही मन सोचा, मैं इनके साथ नहीं मर सकता क्योंकि मुझे मगध भी पहुंचना है। अपना चाहते हुए भी मुझे इनके प्राणों की भी डकैतों से रक्षा करनी होगी। ऐसा विचार कर चाणक्य कुछ बोलने का प्रयत्न करने लगे। वो इशारे से अपने मुंह में लगी पट्टी हटाने को कहने लगे। ये देखकर गुप्तचर को क्रोध आ गया। वो गरजते हुए बोले, तुम्हें इस पट्टी से चाहे घुटन हो रही हो या पीड़ा, तुम्हारा मुंह ऐसे ही बंधा रहेगा, समझे? उसकी बात सुनकर चाणक्य पे कोई असर नहीं हुआ। वो खुद के मुंह से कपड़ा हटाने के लिए उन्हें इशारा करते रहे। ये देख मुखिया बोला, अरे हटा दो इस ब्राह्मण के मुंह से कपड़ा, वैसे भी इस घने जंगल में इसकी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। ये सुनकर गुप्तचर हैरान था। उसे अपने मुखिया से इस तरह के उत्तर की आशा नहीं थी। वो बोला, परंतु इसका मुंह खोलकर क्या फायदा? न जाने क्या योजना चल रही होगी इसके मन में। मुखिया बोला, योजना तो इनके दिमाग में चल रही है, वही जानने के लिए तो इसका मुख खोलना जरूरी है। हटा दो कपड़ा इसके मुख से। जरा मैं भी तो सुनो इस ब्राह्मण की योजना। मैंने सुना है इसकी बातें लोगों का दिमाग पलट सकती है। मुखिया की बात सुनकर गुप्तचर कुड़कर रह गया। तभी उनके साथ वाले आदमी ने चाणक्य के मुंह से कपड़ा हटाया। कपड़ा हटते ही चाणक्य जोर से बोले, इस जंगल में आगे डकैतों का खतरा है, यहां से आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा, हमें वापस लौटना चाहिए। ये सुनकर गुप्तचर और उसका मुखिया जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता हुआ देख उनके बाकी साथी भी चाणक्य पर हंसने लगे। मुखिया चाणक्य की तरफ देखकर हंसते हंसते बोला, लगता है तक्षशिला के आचार्य को मृत्यु के भय से दिन में ही सपने आने लगे हैं। चाणक्य उन्हें हंसता हुआ देखकर गंभीर स्वर में बोले, अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो जमीन में उभरी सतह को खोद कर देख लो, मेरी बात का प्रमाण तुम्हें अभी मिल जाएगा। चाणक्य के स्वर की गंभीरता और उनके चेहरे को देख मुखिया की हंसी कुछ देर के लिए ठहर गई। उसने अपने साथियों को आदेश दिया, जैसा ये कह रहा है वैसा करो, उभरी सतह पे जमीन को खोदो। मुखिया का आदेश मान दो आदमी अपने घोड़े से उतरे और उन्होंने एक जगह पे उभरी हुई जमीन को अच्छी तरह से खोद डाला। जमीन में नमी थी और मिट्टी ढीली थी, इसलिए उन्हें खुदाई करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने जमीन को थोड़ा ही खोदा था कि वहां का दृश्य देख उनके होश उड़ गए। चाणक्य की बात बिल्कुल सही थी, वहां नीचे शव दफन था। उनके हैरान चेहरे को देखकर मुखिया बोला, क्या हुआ, क्या है वहां? उसका आदमी घबराते हुए बोला, शव, यहां किसी का शव दबा पड़ा है। शव की बात सुनकर काफिले में हलचल मच गई। गुप्तचर भी शव की बात सुन सन्न हो चुका था। मुखिया ने आश्चर्यपूर्वक चाणक्य की ओर देखा। चाणक्य उसकी मनोस्थिति को भांपते हुए बोले, अक्सर डकैत ही यात्रियों को लूटने के बाद उन्हें इसी प्रकार जमीन में गाड़ देते हैं। कुछ समय बाद वो शव पानी भर जाने के कारण फूल जाते हैं, जिस कारण मिट्टी की ऊपरी सतह पे उभार आ जाता है। यहाँ जगह जगह पे मिट्टी में उभार है। इसका अर्थ यही है कि यहाँ बहुत ज्यादा शव गड़े हुए हैं, इसलिए संभवतः डकैतों की संख्या भी बहुत ज्यादा होगी यहाँ। गुप्तचर बोला, तो क्या हुआ? अगर यहाँ डकैत हुए भी तो हम उनका सामना करेंगे। मुखिया बोला, हमारे पास इतने आदमी नहीं है और न ही इतने हथियार हैं कि हम उनका सामना कर सके। हमें तो यह भी नहीं पता कि वो संख्या में कितने होंगे। चाणक्य बोले, फिलहाल तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि वो कहीं ना कहीं से तुम पर नजर रखे हुए होंगे। चाणक्य की बात सुन सब लोग इधर उधर देखने लगे। थोड़ी ही देर में गुप्तचर की नजर उन पर छिपकर दृष्टि जमाए हुए एक आदमी पे पड़ी। वो उस आदमी को मारने उस तरफ आगे बढ़ा। उसकी मंशा भाव चाणक्य आवाज धीमे कर उसे टोकते हुए बोले, यदि तुमने उसे मार दिया तो उसके वापस ना पहुंचने पे
उसके साथी उसे खोजते हुए हम तक पहुंच जाएंगे और फिर हम अवश्य ही मारे जाएंगे। मुखिया बोला, लेकिन इस परिस्थिति से निकलने का कोई हल भी तो नहीं। चाणक्य बोले, हल है। इस दुनिया में सभी समस्याओं का हल है, बस समय उपयुक्त होने चाहिए। यह सुनकर गुप्तचर खींच गया और उसने क्रोध में अपनी तलवार निकाल ली और चाणक्य को मारने की मंशा से उनकी ओर दौड़ा। उसे अपनी ओर आता देखकर भी चाणक्य निडर होकर खड़े रहे। चाणक्य के नजदीक पहुंच उसने अपनी तलवार उठाई और उनकी गर्दन पे चला दी, लेकिन इससे पहले कि गुप्तचर की तलवार उनके गले तक पहुंचती, मुखिया ने अपनी तलवार गुप्तचर की तलवार के सामने कर दी और उसके वार को रोक दिया। गुप्तचर हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए बोला, आप इसके हितैषी क्यों बन रहे हैं? इस ब्राह्मण से ऐसा क्या लगाव कि इसके लिए आप अपने आदमियों के विरुद्ध जा रहे हैं? इससे पहले कि गुप्तचर कुछ समझ पाता, मुखिया उसके करीब आया और उसने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। गुप्तचर लड़खड़ाकर वही मुखिया के पैरों के पास जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर उनके सभी साथी सन्न रह गए। मुखिया को उस समय गुप्तचर की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में ही है मूर्ख। मेरा मालिक बनने की कोशिश मत करो, अपनी हद में रहना सीखो। गुप्तचर गुस्से में ऊंची आवाज में बोला, आपको इस ब्राह्मण की चाल समझ नहीं आ रही है। मेरी बात न मानकर पछताएंगे आप। मुखिया भी गुस्से में बोला, आवाज नीची करके बात करो। तुम्हारा कार्य सिर्फ मेरा आदेश मानना है, मेरे मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो, मत भूलना कि मैं अभी भी तुम्हारा मुखिया हूं। मुखिया का थप्पड़ खाकर गुप्तचर की आंखों से जैसे आग बरसने लगी थी। वो गुस्से में कभी चाणक्य की तरफ देख रहा था तो कभी मुखिया की तरफ। वो गुस्से का कड़वा घूंट पीकर रह गया। वो जमीन से उठा और खड़े होकर अपने वस्त्र साफ करने लगा। चाणक्य ने उसकी तरफ देखकर कटाक्ष करते हुए कहा, वस्त्र साफ करने से मन का मैल साफ नहीं हो जाता। अगर मैंने तुम पर विश्वास किया था तो तुम्हें भी मुझ पर विश्वास करना होगा। आपस में लड़ने से बेहतर है इस जंगल से निकलने के बारे में सोचना, क्योंकि तुम लोगों को ज्ञात नहीं, परंतु हम बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। गुप्तचर ने गुर्राकर चाणक्य की तरफ देखा, लेकिन चुप रहा। उसने मन ही मन कहा, तुम सबने मिलकर मुझे अपमानित किया है ना, अब मैं बताऊंगा कि अपमान होता क्या है। इसका बदला तो मैं अवश्य लेकर रहूंगा। चाणक्य उसकी तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, अंततः मेरा कार्य आसान बना दिया इन लोगों ने। इनकी आपसी लड़ाई ही मेरा मगध जाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। तभी मुखिया ने चाणक्य की तरफ देखकर कहा, क्या सोचने लगे? ऐसा मत सोचना कि तुम यहां से बच निकलोगे। भले ही तुम्हारे पास इस समस्या का समाधान हो, परंतु समाधान बताने के बाद भी तुम्हें महाराज आंबी को सौंपा जाएगा। चाणक्य उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, मुझे तुमसे छोड़ देने की उम्मीद भी नहीं है। तुम अपना कार्य करो और मुझे अपना कर्तव्य निभाने दो। मुखिया बोले, ठीक है, अपना समाधान बताओ। चाणक्य उसके करीब गए और उसके कान के पास धीरे से सारी बातें कह दी। उसकी बात सुनने के बाद मुखिया के चेहरे पर मुस्कान दौड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनकी बातों से सहमत हो चुका था। जहां गांधार में चाणक्य डाकू नाम की मुसीबत से बचने का उपाय कर रहे थे, वहीं मगध में मुरा मुसीबत में फंसती नजर आ रही थी। महारानी के कक्ष में ढेर सारे सोने के आभूषण दर्पण के सामने रखे थे। महारानी दर्पण के सामने ही बैठी थी। मुरा उन आभूषणों से उनका श्रृंगार कर रही थी। मुरा उनके पैरों में पाजेब पहनाते हुए बोली, महारानी, आज कोई विशेष त्योहार है क्या? महारानी बोली, नहीं, आज ही ये आभूषण बनकर आए हैं, तो मैं इन्हें पहनकर देखना चाहती थी कि ये दिखने में ही सुंदर है या वाकई हमारी सुंदरता को भी निखारेंगे। मुरा उनकी तारीफ करती हुई बोली, महारानी, आप तो बिना आभूषण के भी खूबसूरत लगती हैं। तभी उसकी नजर एक सोने के झुमके पर गई। वो उसे हाथ में लेकर देखती हुई आश्चर्य से बोली, महारानी, इस झुमके की कारीगरी तो सराहनीय है। इतनी बारीक कारीगरी तो कोई दक्ष व्यक्ति ही कर सकता है। महारानी बोली, राजमहल के सभी आभूषण राजकीय स्वर्णकार ही बनाते हैं। उनका वर्षों का अनुभव है इस आभूषण को बनाने में। मेरे आदेश पर ही उन्होंने ये सारे आभूषण बनाए हैं। परंतु तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि तुम्हें भी इसकी अच्छी समझ है। मुरा मुस्कुराती हुई बोली, नहीं महारानी, बस आपकी सेवा करते करते
आभूषणों की परख हो गई है। फिर मुरा ने दर्पण के पास से एक सोने का हार उठाया और उसे महारानी के गले में पहनाती हुई बोली, महारानी, ये हार तो वाकई बहुत खूबसूरत है। आपकी खूबसूरती तो इसमें और बढ़ जाएगी। दर्पण में देखकर महारानी अपने गले के हार पर हाथ फेरती हुई बोली, दासी, कैसी लग रही हूं मैं? मुरा उनकी तारीफ करती हुई बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप महारानी। ये हार आपके गले को सुशोभित कर रहा है। महारानी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई और एक मोतियों की माला उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, लेकिन तुम जरा भी खूबसूरत नहीं लग रही। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। मुरा आश्चर्य से बोली, महारानी, ये क्यों? मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझ जैसी दासी पर ये शोभा नहीं देंगी। महारानी मुस्कुराती हुई बोली, तुम ये माला ले लो। आखिर दासी हो तुम मेरी, तो थोड़ी सुंदरता तो तुम्हारे चेहरे से भी झलकनी चाहिए ना। कोई ये ना कहे कि महारानी की दासी साधारण वेशभूषा में रहती है। लो, पहन लो इसे। मुरा ने उनके हाथ से मोतियों की माला अपने हाथ में ले ली और तभी मगध के सैनिकों ने अचानक कक्ष में आकर मुरा को चारों तरफ से घेर लिया। महारानी ये देख आश्चर्यचकित रह गई। वो उन सैनिकों पर क्रोध करती हुई ऊंची आवाज में बोली, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई बिना अनुमति के मेरे कक्ष में प्रवेश करने की? और कर क्या रहे हो तुम लोग? निकल जाओ मेरे कक्ष से, निकलो। मुरा खुद को सैनिकों से घिरा देख हैरान थी। तभी अमात्य ने कक्ष में प्रवेश किया। उन्हें वहां देख महारानी गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए बोली, महामंत्री अमात्य, ये कैसा दुस्साहस है? बिना अनुमति के मेरे कक्ष में इन सैनिकों के प्रवेश करने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ हो क्या रहा है? क्या आपको एक राज परिवार के नियम का भी भान नहीं रहा? अमात्य माफी मांगते हुए बोले, क्षमा करें महारानी, मेरा इरादा आपका अपमान करने का नहीं था। मुझे तो बस एक दोषी को उसके इस महल से गायब हो जाने के पूर्व ही पकड़ना था, इसलिए ऐसी गलती करनी पड़ी। मुझे क्षमा कर दे। महारानी हैरान होकर बोली, दोषी? कौन है दोषी? अमात्य मुरा की तरफ इशारा करते हुए बोले, आपकी प्रिय दासी मुरा। इस पर राजकुमार पब्बत के गले में पड़ी बहुमूल्य मोतियों की माला चुराने का आरोप है। हमें इसे कैद करना ही होगा। महारानी हैरान होकर बोली, असंभव। भला ये ऐसा क्यों करेगी? मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूं। इसने कभी ऐसा नहीं किया। समय समय पर तो मैं स्वयं इसे उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ सौंपती रहती हूँ। अभी भी मैंने इसे एक मोतियों की माला दी। ये सुन अमात्य मुरा के करीब गए और उसके हाथ से मोतियों की माला को छीनते हुए बोले, इन्हीं उपहारों के चलते इसकी लालसा बढ़ती गई। और लालसा जब ज्यादा बढ़ जाती है तो चोरी करना स्वाभाविक है। लालच ने अच्छों को नहीं छोड़ा और ये तो भला एक दासी है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इसके हाथ राजकुमार पब्बत के गले तक जा पहुंचे। मुरा स्वयं पर लगे इस चोरी के आरोप को सुनकर हैरान थी। वो आश्चर्य से बोली, महामंत्री जी, संभवतः आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। आपके पास इसका क्या प्रमाण है? अमात्य हंसते हुए बोले, प्रमाण? मुझे ज्ञात था तुम ऐसा ही कहोगी। अभी प्रमाण तुम्हारे सामने हाजिर किए देता हूं। इतना कहकर उन्होंने 2 बार ताली बजाई। अगले ही पल कक्ष में उस सैनिक ने प्रवेश किया जिसने मुरा को अमात्य के कक्ष से लौटते देखा था। अमात्य ने उसकी तरफ इशारा करते हुए मुरा से पूछा, पहचानते हो इस सैनिक को? मुरा ने आश्चर्य से उस सैनिक का चेहरा देखा और ना में सर हिला दिया। अमात्य बोले, परंतु यह सैनिक तुम्हें पहचानता है और यही है तुम्हारे द्वारा की गई चोरी का प्रमाण। उन्होंने सैनिक को बोलने का इशारा किया। इशारा में उस सैनिक ने उस दिन सवेरे जो देखा था महारानी और अमात्य के सामने सब उगल दिया। मुरा उस सैनिक की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई और बोली, आपने गलत समझ लिया है, मैं तो वहां। बोलते हुए वो अचानक रुकी और अमात्य ने उसे टोकते हुए कहा, हाँ बोलो, तुम वहां क्या करने गई थी? अपना कथन पूरा करो दासी। मुरा चुप रह गई। वो जानती थी कि वो जासूसी करने वाली बात नहीं बता सकती थी। वो दोनों तरफ से घिर चुकी थी। वो ना ही सच बता सकती थी और ना ही उस सत्य को झुठला सकती थी। उसे चुप्पी साधे देख अमात्य ने महारानी की तरफ देखकर कहा, आपने देखा महारानी, सत्य साबित हो गया है।
अगर ये निर्दोष होती तो अपनी सफाई जरूर देती, लेकिन ये तो दोषी है। ये देख, महारानी गुस्से से आग बबूला होती हुई बोली, एक महारानी की दासी का ऐसा व्यवहार! तुमने मुझे अपमानित किया है दासी। तुम्हें महारानी की दासी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे ही पुत्र के मोतियों की माला चोरी कर ली। तुम्हें तो इसका दंड मिलना ही चाहिए। अमात्य, ले जाइए इस चोर को मेरी नजरों से और इसे ऐसा दंड दें कि दोबारा कोई और दासी ऐसा करने की हिम्मत ना करे। अमात्य बोले, जी महारानी। उन्होंने अपने सैनिकों को मुरा को बंदी बनाने का आदेश दिया। मुरा को बंदी बनाकर अमात्य उसके साथ कक्ष से बाहर निकल गए। एक तरफ जहां मगध में मुरा बंदी बन चुकी थी, वहीं उत्तान नगर में सुकन्या के जीवन में एक नए दोस्त का आगमन हो रहा था। सुकन्या जैसे ही अपने कक्ष के अंदर आई, उसने देखा उसके साथ रहने वाली लड़की बैठी हुई रो रही थी। सुकन्या हैरान होकर बोली, तुम्हें क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? सुकन्या को देखते ही उस लड़की ने अपने आंसू पोंछे और बोली, क्षमा करना, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था। मैंने तो तुम्हें अपना शत्रु मान लिया था, परंतु तुमने मेरे प्रेमी की रक्षा कर मेरी भी जान बचा ली। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। सुकन्या मुस्कुराती हुई बोली, इसमें धन्यवाद कैसा? ये तो मेरा कर्तव्य था। तुमने मेरा रहस्य किसी के सामने ना बताकर मेरी रक्षा की और मैंने तुम्हारे प्रेमी की रक्षा कर अपना हिसाब बराबर कर दिया। परंतु तुम रो क्यों रही हो? वो लड़की बोली, मुझे लगने लगा था कि अगर वो पकड़ा जाता तो मेरा क्या होता। मैं तो उसके बिना अपने प्राण ही त्याग देती। सुकन्या हंसते हुए बोली, लेकिन मैंने तो उसे बचा लिया ना। अब रोने वाली कोई बात नहीं है, तुम आराम करो। फिर उसकी सहेली उसकी तरफ देखती हुई बोली, तुमने मेरे प्रेमी के प्राण बचाकर मुझे जीवन दान दिया है। ये तुम्हारा मेरे जीवन पर एक ऋण रहा और मैं इस ऋण को समय आने पर अवश्य चुकाऊंगी। सुकन्या उसके समीप आती हुई बोली, ये बताओ, वो यहां जान जोखिम में डालने आया ही क्यों था? क्या उसे ज्ञात नहीं है कि अगर वो पकड़ा गया तो सेनापति उसके साथ क्या करेंगे? उसकी सहेली बोली, वो आया तो मुझसे ही मिलने था, परंतु सैनिकों को लगा कि वो घुसपैठिया है, इसलिए वो उसके पीछे पड़ गए। सुकन्या उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, आज तो वो बच गया, लेकिन ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तुम दोनों ने भविष्य का क्या सोचा है? क्योंकि तुम्हें तो ज्ञात ही है कि किसी ना किसी दिन सेनापति को तुम्हारे संबंध के बारे में ज्ञात हो ही जाएगा। फिर उसका परिणाम तो तुम जानती ही हो। उसकी सहेली बोली, हमने साथ में भागकर कहीं दूर जाने का सोचा है ताकि इन लोगों की नजरों से दूर एकांत में अपना जीवन यापन कर सके। मैं जल्दी ही यहां से निकल जाऊंगी, लेकिन मुझे एक बार फिर तुम्हारी मदद की आवश्यकता पड़ेगी। सुकन्या ने भी उसकी मदद के लिए हामी भर दी, लेकिन यह तो आने वाला समय ही बताने वाला था कि उसकी सहेली कर्ज उतारने के लिए क्या करती है। वहीं दूसरी तरफ मगध में मंत्री शंभुनाथ अपने कक्ष में एक ताड़पत्र पर बने मगध के कारावास वाले नक्शे का मुआयना कर रहे थे। तभी श्वेतबाहु ने घबराते हुए कक्ष में प्रवेश किया और कहा, मंत्री जी, मुरा को अमात्य ने पकड़ लिया है और कैद खाने की तरफ ले जा रहे हैं। शंभुनाथ आश्चर्य से बोले, मुरा को पकड़ लिया है? लेकिन क्यों? उसकी गलती क्या थी? श्वेतबाहु ने कहा, माला चोरी का आरोप है उस पर, राजकुमार बब्बत की बहुमूल्य मोतियों की माला। शंभुनाथ आश्चर्यपूर्वक बोले, ऐसा कैसे संभव है? मुरा ऐसा नहीं कर सकती। तभी अचानक से चंद्रगुप्त ने कक्ष में प्रवेश करते हुए पूछा, किस पर आरोप लगा है माला चोरी का? बब्बत की माला तो मैंने चोरी की है। चंद्रगुप्त की बात सुनकर शंभुनाथ और श्वेतबाहु दोनों हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। शंभुनाथ बोले, क्या कहा तुमने? माला तुमने चोरी की है? चंद्रगुप्त ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, राजकुमार बब्बत का घमंड तोड़ने के लिए मैंने उसकी माला ले जाकर गरीबों में बांट दी। परंतु यह आरोप किस पर लगाया गया है? शंभुनाथ परेशान होते हुए बोले, महल की एक दासी पर उसका आरोप लगाया गया है। चंद्रगुप्त हैरान होते हुए बोला, ऐसा कैसे संभव है? मैंने तो हार ले जाते समय वहां एक पत्र भी छोड़ा था ताकि बब्बत को समझ में आ जाए कि माला मैं लेकर गया हूं। शंभुनाथ अचंभित होते हुए बोले, क्या
तुम सत्य कह रहे हो? चंद्रगुप्त बोला, हाँ, सत्य कह रहा हूं मैं। भला झूठ बोलने से मुझे क्या मिलेगा? ये सुन शंभुनाथ श्वेतबाहु की तरफ देखकर बोले, अगर ये सत्य कह रहा है तो फिर आरोप मुरा पर क्यों लगाया गया? मुझे तो इसमें अमात्य के किसी षड्यंत्र का आभास हो रहा है। कुछ तो चल रहा है उनके मन में, लेकिन क्या? श्वेतबाहु सोचते हुए बोला, मंत्री जी, मुरा को कैद करने का तो एक ही मतलब है कि अमात्य उसके सहारे अवश्य ही आपकी गर्दन तक पहुंचना चाहते हैं। परंतु वो साबित क्या करना चाह रहे हैं? शंभुनाथ भी सोच में पड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुरा का सहारा लेकर अमात्य उसे कैसे फंसाएंगे, या फिर इसमें उनकी कोई गहरी चाल छिपी हुई थी जो उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। तभी चंद्रगुप्त बोल पड़ा, मैं जाऊंगा उस दासी को बचाने को। मेरी गलती के कारण ही वो वहां फंसी है, तो मैं वहां अपनी गलती सुधारने जा रहा हूं। ये सुनते ही शंभुनाथ तुरंत समझ गए कि मन्ना देव के पुत्र को फंसाने के लिए ये अमात्य की चली हुई चाल है। शंभुनाथ मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, अमात्य, तो ये थी आपकी योजना। परंतु आप भी याद रखें, आपकी इस योजना को मैं सफल तो नहीं होने दूंगा। चंद्रगुप्त कक्ष से निकलने ही वाला था कि शंभुनाथ बोले, रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे। मुरा की इस परेशानी का समाधान मैं स्वयं करूंगा। चंद्रगुप्त बोला, परंतु मंत्री जी, शंभुनाथ ने उसकी बात काटते हुए कहा, किंतु परंतु कुछ नहीं, ये मेरा आदेश है। अगर तुमने मेरे आदेश की अवहेलना करने की कोशिश की तो स्वयं मैं तुम्हें पकड़कर अमात्य को सौंपाऊंगा। चंद्रगुप्त चुपचाप कक्ष में बैठ गया। वहीं शंभुनाथ ने श्वेतबाहु से कहा, मैं स्वयं जाकर मुरा से बात करूंगा। श्वेतबाहु ने सहमति में अपना सर हिला दिया और शंभुनाथ उसे घर के द्वार तक छोड़ने चले गए। श्वेतबाहु के वहां से प्रस्थान करते ही शंभुनाथ द्वार बंद कर वापस अपने कक्ष में आए तो उन्होंने पाया कि चंद्रगुप्त वहां नहीं है। ये देख वो हैरान थे। उन्हें डर था कि चंद्रगुप्त का एक गलत कदम सबको संकट में न डाल दे। इधर घने जंगल के बीचों बीच गुप्तचर, उसका मुखिया और उनके अन्य साथी जमीन के भीतर कुछ दबा रहे थे। तभी डकैतों के एक साथी वहां पहुंचा और छिपकर उन पर नजर रखने लगा। चाणक्य भी वहीं पर खड़े होकर सब देख रहे थे। उन्हें देख डकैत मन ही मन बोला, यही जगह बनेगी आज इन सभी की शमशान भूमि। डकैत के चेहरे पे मुस्कान तैर गई। मुखिया के करीब 10-12 आदमी घोड़े से उतर एक स्थान पर उभरी हुई मिट्टी के अंदर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। सभी के हाथ में एक एक पोटली थी। उन लोगों ने उस उभरी हुई मिट्टी की 2-3 परतों को निकाला और पोटली को मिट्टी के अंदर छुपाकर वापस उस पर मिट्टी डाल दी। सभी वापस घोड़े पर सवार हो गए। कार्य समाप्त होने के बाद चाणक्य मुखिया से बोले, यही सबसे उपयुक्त जगह थी धन छुपाने की, हमें अब चलना चाहिए। मुखिया भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, सत्य कह रहे हैं आप, यहाँ पर धन होने की खबर डकैतों को ज्ञात भी नहीं होगी और हमारा सारा धन लुटने से बच जाएगा। हम वापस लौटते समय इस धन को यहाँ से ले जाएंगे। वहीं मुखिया का गुप्तचर दोनों की बातें सुनकर मन ही मन आग बबूला हो रहा था। उसने खुद से कहा, आने तो दो डकैतों को, मैं स्वयं ही उन्हें धन का सत्य बता दूंगा। फिर वो सिर्फ लूटेंगे ही नहीं, मार भी डालेंगे सबको। मुझे अपमानित करने का परिणाम तो अवश्य मिलेगा। गुप्तचर अपनी बनाई योजना के बारे में सोचते हुए वो मन ही मन खुश हो रहा था। अब मुखिया ने अपने आदमियों को वहां से आगे चलने का इशारा किया। वो सभी घोड़े पर सवार हो आगे बढ़ चले। वहीं पेड़ के पीछे छुपे डकैतों के उस साथी ने चाणक्य और मुखिया की सारी बातें सुन ली थी। उसने मन ही मन हंसते हुए कहा, अच्छा, तो ये योजना है इन लोगों की। हम लोगों से बचने के लिए अपना सारा धन शव वाले गड्ढों में छुपा दिया। कोई बात नहीं, आज इनका धन हमारा होगा और इन लोगों का शव इन्हीं गड्ढों में दफनाया जाएगा। मैं अभी अपने साथियों को लेकर वापस लौटता हूं। ये सोचता हुआ वो अपने साथियों को बुलाने वहां से पीछे मुड़ गया। कुछ देर बाद वो अपने सारे डकैत साथियों के साथ वापस उन गड्ढों के पास लौट आया। उनका सरदार भी उनके साथ था। सभी घोड़े पर सवार तेजी से उस तरफ बढ़े आ रहे थे। वे चौकन्ने भी थे। सबके हाथों में नंगी तलवार चमक रही थी। गड्ढे के पास पहुंचने से पहले सरदार रुका और अपने साथी से बोला, जांच कर लो कहीं कोई छुपा तो नहीं है। उसके साथी ने एक नजर आसपास के इलाके पर डाली और फिर कहा, नहीं सरदार, यहाँ कोई भी नहीं है। लगता है सभी आगे बढ़ गए हैं। सरदार ने अपने साथी से पूछा, कहाँ है वो सारा गड़ा हुआ धन? उस आदमी ने कहा,
सरदार, यहाँ आपको जितने भी गड्ढे दिख रहे हैं उन सभी में धन गड़ा हुआ है, और वो भी पोटलियों में। एक गड्ढे को खोद कर देखिए, आपको सत्यता का पता चल जाएगा। डकैतों के सरदार ने अपने एक साथी को गड्ढा खोदने का इशारा किया। वो घोड़े से नीचे उतरा और आगे बढ़कर गड्ढे के पास पहुंचा। उसने गड्ढे के ऊपर से मिट्टी हटाना शुरू किया। मिट्टी की 2 परत हटाने के बाद ही उसे वो गड़ी हुई पोटली दिख गई। उसने खींचकर पोटली बाहर निकाली और सरदार को दिखाते हुए कहा, सरदार, वो सत्य कह रहा है, यहाँ धन से भरी पोटली है। इतना सुनना था कि बिना कुछ सोचे समझे डकैतों के बाकी साथी भी धन को लूटने के लिए गड्ढे की तरफ दौड़े। सरदार भी घोड़े से उतरकर आगे बढ़ा। सभी डकैत शीघ्रता में मिट्टी हटाने में व्यस्त हो गए। वहीं वो डकैत जिसने गड्ढे से पोटली निकाली थी, अपनी पोटली को खोलकर देखने लगा। जैसे ही उसने पोटली खोली, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस पोटली में मिट्टी भरी हुई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उसे छू कर देखा तो वास्तव में मिट्टी ही थी। वो समझ गया कि उनके साथ षड्यंत्र रचा गया है। वो अपने साथियों को आगाह करने के लिए तुरंत चिल्लाया, सरदार, धोखा हुआ है हमारे साथ, धोखा। इससे पहले कि सरदार और बाकी डकैत सतर्क हो पाते, उससे पहले ही चारों ओर से उन पर बाणों की वर्षा होने लगी। जवाब में सभी डकैत भी खुद को संभालते हुए बचने की कोशिश करने लगे और बाण चलाने लगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाण किधर से बरस रहे हैं। वो सभी जिधर भी भागने की कोशिश करते, बाण उधर से ही चलने लगते। अब एक एक कर सारे डकैत वहीं गिरकर मरने लगे। कुछ ही देर में उस जगह पर ढेर सारे डकैतों के शव बिछ चुके थे। किसी को भी वहां से भागने का मौका नहीं मिला। जब सभी डकैत ढेर हो गए और एक के भी जिंदा होने की संभावना नहीं रही, तब मुखिया, गुप्तचर, उनके आदमी और चाणक्य ओट से बाहर निकल उन शवों के पास आए। उन सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। मुखिया ने चाणक्य की तरफ देखकर कहा, वाकई आचार्य, आपने तो अपनी बुद्धि से सभी को मौत के घाट उतरवा दिया। मुखिया चाणक्य से बहुत प्रभावित हो चुका था। उसने उनकी तारीफ करते हुए कहा, मैंने जितना भी आपके बारे में सुना था, आज आंखों से देख भी लिया। वास्तव में आपकी रणनीति सराहनीय है। चाणक्य बोले, किसी भी युद्ध का पहला नियम होता है अपनी आंख और कान खुले रखना। डकैतों ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो मारे गए। अगर उनके पास दूरदृष्टि होती तो यकीनन वो बच जाते। मुखिया बोला, आचार्य, आपने तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आपके साथ क्या किया जाए। वास्तव में आपके जैसी विलक्षण बुद्धि को अब मैं महाराज आंबी को सौंपना नहीं चाहता। मैं अभी दुविधा में हूं। वहीं गुप्तचर ये देख अंदर ही अंदर गुस्से से जल बुन रहा था। वो मन ही मन बोला, ब्राह्मण से सीधे आचार्य का संबोधन। लगता है मुखिया का हृदय परिवर्तन हो चुका है। अगर ये इस ब्राह्मण को महाराज आंबी को नहीं सौंपेगा, तब तो मुझे एक हथियार मिल जाएगा इसके विरुद्ध, महाराज के कान भरने का। और मुझे तो बस यही चाहिए, फिर आएगा खेल में मजा। उसके मन में मुखिया के विरुद्ध योजना ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। उसे अब बस सही समय की प्रतीक्षा थी। जहां गांधार में एक नई योजना का सूत्रपात हो रहा था, वहीं उत्तान नगर में सुकन्या को फंसाने के लिए योजना बन रही थी। सुबह का समय था। शिविर के बाहर सुकन्या वहीं की अन्य सैनिकों के साथ धनुष बाण से लक्ष्य भेदने का प्रशिक्षण ले रही थी। सभी औरतें कतार में खड़ी थी और सभी के सामने कुछ दूरी पर एक एक वृक्ष पर रस्सियों के सहारे फल लटकाए गए थे। लक्ष्य भेदने से पहले फल को हिलाया जाता था और सभी को उस झूलते फल पर निशाना साधना होता था। 2-3 औरतों को छोड़कर सभी औरतें फल पर अचूक निशाना लगा रही थी। सुकन्या बार बार फल पर निशाना लगाने का प्रयास करती, लेकिन चूक जाती। उसका मन खिन्न हो चुका था। सामने वाले फल को एक बार फिर से हिलाया गया। इस बार सुकन्या ने आंखें मूंदी और ईश्वर का नाम लेकर निशाना साधा और फिर बाण छोड़ दिया। वो निशाना फिर से चूक गया। उसे पल सुकन्या को अपने हाथ पर ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका छोड़ा बाण वापस आकर उसके हाथ में चुभ गया हो। दरअसल तड़ाक की आवाज के साथ उसके हाथों पर एक कोड़ा आकर पड़ा था। उसके मुंह से आह निकल गई और हाथों से धनुष बाण छूटकर नीचे गिर पड़ा। सुकन्या की आवाज सुन वहां प्रशिक्षण कर रही सभी सैनिक सन्न रह गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वहां क्या हुआ। सुकन्या ने देखा कि एक हट्टी कट्टी सी औरत जो बिल्कुल पुरुष की तरह दिख रही थी, अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो गई और आंखें दिखाती हुई बोली, कहां रहता है ध्यान तुम्हारा? यही सीखा है तुमने अभी तक? देखो अन्य सैनिकों को, वो कैसे अपना निशाना साध रही है। क्या तुम ऐसे करोगी अपने दुश्मनों का सामना? इतने दिनों से प्रशिक्षण कर रही हो, फिर भी कुछ नहीं सीखा। सुकन्या उसे पहचान नहीं पा रही थी। वो उस औरत को उस शिविर में पहली बार देख रही थी।
वो बस अपना हाथ पकड़ गुस्से में उस औरत को देखती रही। वो औरत भी उसे घूरते हुए बोली, अपनी आंखें लक्ष्य पर लगाओ, न कि मुझे घूरने पर। उठाओ अपना धनुष बाण और साधो अपना लक्ष्य। सुकन्या ने गुस्से में दांत पीसते हुए धनुष जमीन से उठाया और बिना देखे ही बाण छोड़ दिया। बाण सीधा फल को चीरता हुआ पेड़ में जाकर धंस गया। वो औरत भी अचरज से सुकन्या को देखने लगी। सुकन्या खुद भी हैरान थी कि ये कैसे हुआ। ये देख उस औरत ने कुछ नहीं कहा, बस एक नजर उसे घूर कर देखा और आगे अन्य औरतों के पास बढ़ गई। आगे बढ़ के जो महिला सैनिक जरा सी भी गलती करती वो उस पर कोड़े बरसा देती। उसे जाता देख सुकन्या अपनी सहेली से बोली, कौन है ये औरत? आज से पहले तो इसे शिविर में कभी नहीं देखा। उसकी सहेली बोली, ये सेनापति भद्रक की खास सेविका केतकी है। इनका इस शिविर में आने का मतलब है किसी न किसी की मौत। सुकन्या आश्चर्य से बोली, क्यों, ऐसा क्या खास है इस औरत में? उसकी सहेली बोली, एक बार एक महिला घुसपैठिया शिविर में घुस आई थी। वो इतनी चालाक थी कि उसे पहचान पाना सेनापति के लिए भी मुश्किल हो रहा था और तब उन्होंने केतकी को बुलाया था। उसने 2 दिनों के अंदर उस महिला को पकड़ लिया और फिर उसे ऐसी सजा दी कि उत्तान नगर आज तक उसकी क्रूरता नहीं भुला पाया है। केतकी ने सभी लोगों के सामने उस औरत के शरीर को एक एक हिस्से को काट डाला था और फिर कुत्तों को खिला दिया था। सुकन्या बोली, ये सत्य है या सिर्फ कहानियां? उसकी सहेली बोली, ये सत्य है, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। मुझे तो लगता है सेनापति भद्रक को अवश्य ही किसी पर संदेह हुआ है। तुम नहीं जानती, केतकी एक बार देखते ही सभी की गतिविधि समझकर परख लेती है कि कौन संदेहास्पद व्यक्ति है और कौन नहीं। इसकी पैनी नजर से बच पाना नामुमकिन है। कान इतने चौकन्ने हैं कि 2 मील दूर की आवाज उसे सुनाई पड़ जाती है। वो औरतों की चाल, वेशभूषा, उनके व्यवहार से उन्हें पहचान सकती है कि वो कौन है। केतकी के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद सुकन्या समझ गई थी कि ये उसी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जा रहा है। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, अब मुझे और भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, अन्यथा मेरी गतिविधि जल्दी ही उसकी नजर में आ जाएगी। सुकन्या फिर से अभ्यास में जुट गई। एक तरफ जहां उत्तान नगर में सुकन्या की गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी, वहीं मगध में शंभुनाथ भी अमात्य की गतिविधि परखने के लिए कारावास की तरफ बढ़ रहे थे। वो एक एक कैद खाने के पास जाते और वहां के कैदियों को दिए जा रहे भोजन को परख कर आगे बढ़ जाते। इन सब के पीछे उनका लक्ष्य था मुरा के कारावास तक पहुंच और उससे मिल उसका हाल जानना। अब मुरा का कैद खाना बस कुछ ही दूरी पर था। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनकी भेंट अमात्य से हो गई। वो उनके सामने आकर खड़े हो गए। शंभुनाथ को कारावास में देखते ही अमात्य ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मंत्री शंभुनाथ? ये कार्य क्षेत्र तो सेनापति भुजंग और हमारा है। शंभुनाथ मुस्कुराते हुए बोले, महामंत्री जी, आप शायद ये भूल रहे हैं कि भोजन के समय ये कार्य क्षेत्र मेरा भी है। अगर आप गौर करें तो अभी दोपहर के भोजन का समय है और मैं भोजन की गुणवत्ता की जांच करने यहाँ आया हूँ। क्या आप मेरे रास्ते से हटेंगे? मुझे आगे बढ़ना है। अमात्य ने कहा, नहीं, आपको यहां से आगे जाने की अनुमति नहीं है, आपको वापस लौटना होगा। शंभुनाथ हैरान होकर बोले, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे वापस लौटना होगा? एक मंत्री को आप उसके कर्तव्य से विमुख कर रहे हैं महामंत्री जी। मुझे सभी के भोजन की गुणवत्ता की जांच करनी ही होगी, अन्यथा राजमहल में हो रहे भ्रष्टाचार को कैसे पकड़ पाएंगे? अगर महाराज को... अमात्य ने उनकी बात काटते हुए कहा, आप सत्य कह रहे हैं, परंतु यह महारानी का विशेष आदेश है। आप आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां एक विशेष अपराधी कैद है जिस पर राजकुमार की माला चुराने का आरोप है। आपको तो सूचना मिल ही गई होगी मंत्री शंभुनाथ। शंभुनाथ समझ गए कि अमात्य उन्हें वहां से आगे नहीं जाने देंगे। उन्होंने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, महामंत्री जी, अगर राजमहल में खाद्य सामग्री से जुड़ा हुआ कोई भी भ्रष्टाचार होता है तो अब आपको ही मुख्य आरोपी बनाया जाएगा, क्योंकि आपने मुझे मेरे कार्य करने से रोका है। अमात्य उनकी आंखों में देखते हुए बोले, क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? शंभुनाथ बोले, नहीं, बस आपको सत्य से अवगत करा रहा हूं जो आपके गले पड़ने वाला है। अमात्य मुस्कुराते हुए बोले, अगर आपका उपदेश खत्म हो गया हो तो आप यहां से प्रस्थान कर सकते हैं। शंभुनाथ मन महसूस कर रह गए। वो उदास होकर वापस अपने घर लौट गए, जहां श्वेतबाहु उनका इंतजार कर रहा था। शंभुनाथ को उदास देख श्वेतबाहु बोला, क्या हुआ मंत्री जी,
आप उदास क्यों हैं? मुरा ने क्या बताया? शंभुनाथ सर हिलाते हुए बोले, मुरा से मेरी भेंट नहीं हो पाई, मुझे उस तक पहुंचने से रोक दिया गया। ऐसा बोल उन्होंने श्वेतबाहु को कारावास के अंदर घटित हुई सारी घटना बता दी। सारी बात सुनकर श्वेतबाहु बोला, मंत्री जी आप चिंता ना करें, मैं मुरा से मिलने का कुछ उपाय करता हूं। श्वेतबाहु बाहर निकल ही रहा था कि शंभुनाथ बोले, जो भी कर रहे हो सतर्क रह गए, और हाँ साथ ही साथ मन्ना के पुत्र का भी पता करो। मुरा और मन्ना देव को छुड़ाने के चक्कर में कहीं वो अपनी जान से हाथ न गवा बैठे। शंभुनाथ की बात सुन श्वेतबाहु ने हाँ में गर्दन हिलाई और कक्ष से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ चंद्रगुप्त मंत्री शंभुनाथ के घर से भागकर सीधे मंदिर आ पहुंचा था। वो वहां की सीढ़ियों पर उसी दरिद्र को तलाशने लगा जिसने उसकी जान बचाई थी। वो अभी मंदिर की 2 सीढ़ियां चढ़ा ही था कि तभी चादर ओढ़े एक व्यक्ति की आवाज आई, बालक, अगर ईश्वर को मंदिर में ढूंढने जा रहा है तो वो नहीं मिलेंगे, वो आत्मा में वास करते हैं, मंदिर में नहीं। चंद्रगुप्त को आवाज पहचानते देर नहीं लगी। वो तुरंत उस चादर ओढ़े व्यक्ति के पास गया और बोला, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था, मेरे लिए तो लोगों की सेवा ही ईश्वर से मिलन का सर्वोत्तम साधन है। उस दरिद्र ने अपने चेहरे से चादर हटाई और बोला, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। चंद्रगुप्त आश्चर्य से बोला, आप इस धूप में चादर ओढ़े क्यों बैठे हैं? उस दरिद्र ने कहा, ईश्वर ने मेरे साथ इतना अन्याय किया है, बस उसी अन्याय को सहने की शक्ति भी ईश्वर से ही प्राप्त कर रहा हूं। सुना है धैर्य में बहुत ताकत होती है, बस धूप में बैठकर अपने धैर्य की परीक्षा कर रहा हूं। परंतु तुम यहां क्यों आए हो? चंद्रगुप्त बोला, किसी के घमंड तोड़ने की जल्दबाजी में मैं अपना धैर्य खो बैठा था, बस उसी के प्रायश्चित के लिए आया हूं। क्या आप मुझे माला में गूंथे हुए उस रत्न जड़ित ताबीज को दे सकते हैं? क्योंकि किसी की बेगुनाही साबित करने के लिए वो बहुत जरूरी है। दरिद्र अफसोस करता हुआ बोला, पुत्र, अगर वो मेरे पास होता तो अवश्य ही दे देता, परंतु मैंने वो रत्न जड़ित ताबीज तो स्वर्णकार को बेच दिया। मेरे पास तो बस मोती ही बचे हैं, अगर तुम्हें वो चाहिए तो ले सकते हो। चंद्रगुप्त बोला, नहीं, मुझे उन मोतियों की आवश्यकता नहीं है, मुझे बस वो रत्न जड़ित ताबीज चाहिए थी। क्या आप मेरे साथ उस स्वर्णकार के पास चल सकते हैं? मुझे उसकी शीघ्र जरूरत है, अन्यथा किसी की जान भी जा सकती है। दरिद्र खड़ा होता हुआ बोला, मुझे खुशी होगी कि अगर मैं तुम्हारी कोई सहायता कर पाया, चलो मेरे साथ। दोनों तुरंत ही स्वर्णकार से मिलने वहां से निकल गए। इधर दूसरी तरफ श्वेतबाहु छुपते छुपाते कारावास के पास पहुंच चुका था। उसे बस कारावास के अंदर जाना था। वो वहीं रुक सही समय का इंतजार करने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने देखा कारावास की देखभाल करने वाला सैनिक अंदर जाने वाला था। वो उसके पास आने का इंतजार करने लगा। वो जैसे ही श्वेतबाहु के करीब आया, श्वेतबाहु ने उसे पीछे से पकड़ा और उसकी गर्दन की नस दबाकर उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद श्वेतबाहु ने उसे एक किनारे किया और उसके कपड़े पहन कारावास के अंदर चला गया। कुछ देर कारावास के गलियारे में भटकने के बाद उसे मुरा का कैद खाना दिख गया। वो बेखौफ होकर उस ओर बढ़ने लगा, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि सेनापति भुजंग भी वहीं है और वो भी धीरे धीरे मुरा के कैद खाने की ओर ही बढ़ रहे हैं। क्या श्वेतबाहु सेनापति भुजंग की नजरों से बच मुरा तक पहुंच पाएगा? केतकी के रहते हुए सुकन्या का अपने लक्ष्य तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा? चाणक्य और मुखिया से बदला लेने के लिए क्या होगा गुप्तचर का अगला कदम? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग